हेलो कमांडो, आई एम प्रभाकर और आज हम लोग बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी शॉर्ट फॉर्म में तो हम लोग बोल देते हैं ईसीजी, लेकिन ये ईसीजी है क्या? ईसीजी को डिफ़ाइन करने के लिए दो चीज़ हम लोग जानते हैं। एक क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये एक्चुअली जो ईसीजी है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो ग्राफ है, इट इज़ अ मशीन। ये हम लोग इसमें मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो एक्चुअली में मशीन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग लिया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये रिजल्ट किस फॉर्म में आता है? तो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जो मशीन, जिस मशीन के थ्रू ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, उस मशीन को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो क्या हो गया? ईसीजी इज़ ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसका है? तो ये हार्ट का है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल जब ब्लड पंप करते, जानते हैं हम लोग कि हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड। सो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल the electrical impulse is generated by the heart, and that is recorded by electrocardiograph, and the result is in the form of paper strip. It is known as electrocardiogram. So the electrocardiogram is the graphical representation of your cardiac cycle of the heart, okay. And to record this electrical signal of the heart, today we will require three electrodes, three electrical electrodes that will catch the biological signal. As we know that the biological signals are very weak in nature. So to capture that electrical signal, we have to place the electrodes over the body. So recently, or in the recent time, we use only three electrical electrodes, and that is in the common language be known as leads. So out of three electrodes, two are placed in both wrist, left and right wrist. One electrode is present in the left wrist and one is present on the right wrist, and one electrode is present in the left ankle. Why it is placed in the left ankle? There is a reason to place the left ankle leads placed on the left ankle, because as we know that the left ventricles of the heart is shifted towards the left side of the body, and to capture that signals we have to place one electrode on the left ankle, okay. So before proceeding to the ECG signal, we have to know about two terms, that is polarization and depolarization. As we know that our muscle cells or the cells have some electrical potential. So electrical potential अब क्या है? जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, किसी भी सेल्स का मेम्ब्रेन है, ठीक। तो मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है तब क्या रहता है कि आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड। तो इन दोनों के बीच में बाहर में रहता है पॉजिटिव एंड अंदर में रहता है नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जब पॉजिटिव चार्जेस बाहर रहते हैं और नेगेटिव चार्जेस अंदर रहते हैं मेम्ब्रेन के, तो उस फेज को हम लोग पोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं। और पोलराइजेशन मतलब कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस सिग्नल का नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि ये रेस्टिंग फेज में है।
ये रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग स्टेट इसको बोल सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में है। तो अब रेस्टिंग स्टेट में है तो यहाँ चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट में दो टर्म यूज़ करते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये आपका अगर हार्ट है, ये ऑरिकल है दोनों और ये वेंट्रिकल है, तब क्या होगा कि इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब क्या होगा, दोनों तरफ से दबेगा और दोनों तरफ से दबेगा, तब इसको हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। और जब ये रिलैक्स करेगा तब उस समय उसको बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं। तो चूंकि ये रेस्टिंग स्टेट में है मतलब इसमें किसी तरीके का क्या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, सिस्टोल नहीं हो रहा, मतलब कि ये क्या है, रेस्टिंग फेज में है, मतलब ये डायस्टोल कंडीशन में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक बाहर का जो पॉजिटिव चार्जेस है वो अंदर की तरफ आ गया है और नेगेटिव चार्जेस बाहर की तरफ आ गया है, मतलब यहाँ पर एक इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक। और ये इम्पल्स जनरेट होने के कारण ये जो पोलराइजेशन स्टेट है ये डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब हो गया मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गया, नेगेटिव चार्जेस बाहर गया, मतलब कि यहाँ पर चार्जेस की कमी हुई। पहले कितना था चार्जेस, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज बाहर था, 6 अंदर था नेगेटिव चार्जेस, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बाहर में नेगेटिव एंड इनसाइड देयर इज पॉजिटिव चार्ज, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द पोलराइज्ड स्टेट एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन स्टेट। और डीपोलराइजेशन मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, और ये इम्पल्स जैसे ही आया तो वहाँ पर क्या होगा, हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में आ जाएगा। सिस्टोलिक करने का मतलब कि वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म समझना है, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। ये समझ में आ गया, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं ईसी जो वेव है वो हम लोग को 10 स्टेप में देखने को मिलता है। 10 स्टेप में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम लोग आसानी समझेंगे, इसमें सब हम लोग को समझना नहीं है, ओके। दिस इज़ फॉर द व्हेन यू विल एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेजेस, देयर यू विल लर्न अबाउट ऑल दिस 10 स्टेप्स। तो जो सबसे पहला है वो है रिदम, दूसरा है रेट, तीसरा एक्सिस, 4 पी वेव, 5th इज पी आर इंटरवल, 6 इज क्यू वेव, 7 is QRS complex, 8 is QT intervals, 9 is ST segment and 10 is T wave। सो ये रिदम क्या है, रिदम हम लोग देखेंगे कि जब भी स्ट्रिप देखते होंगे, पेपर स्ट्रिप देखते होंगे, इस तरीके से स्ट्रिप रहता है तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक बने हुए रहते हैं इस तरीके से। तो अब ये आर, ये जो हम लोग आर देख रहे हैं, ये 2 आर इस तरीके से वेव चलता हुआ आ रहा है, तो इन 2 आर के बीच में ये भी आर है और ये भी आर है, तो इन 2 के बीच में जो इंटरवल है उसको हम लोग बोलते हैं रिदम बोलते हैं, मतलब कि ये इक्वल प्रोपोर्शन पर आर बन रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड द रिदम। ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को मेनली रूप से पी वेव, क्यू वेव ये सब पढ़ना है, बस हम लोग को ये सिर्फ नाम समझ लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिदम, मीन्स आर एंड आर इंटरवल चेक करना होता है, ठीक। और रेट क्या है, तो रेट अगर रेगुलर वे में ये चलता हुआ चलेगा तब इसको हम लोग रेट को मेजर करते हैं 300 बाई आर इंटरवल, ठीक है। तो ये आर और आर के बीच में इंटरवल है, 300 को अगर आर के बीच के इंटरवल से डिवाइड करते हैं तब हम लोग को रेट मिल जाएगा। एक्सिस, अब ये एक्सिस क्या है, तो एक्सिस इज द प्लेस ऑफ प्लेसिंग इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने का तरीका है। तो चलिए अब हम लोग बेसिकली ईसीजी के सेगमेंट्स पर आते हैं, ईसीजी के डायग्राम पर आते हैं। तो ईसीजी क्या है, कैसे काम करता है, तो ईसीजी को हम लोग देखते हैं, ये इस तरीके से लाइन देखने को मिलता है। अब ये लाइन को समझने के लिए सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं, एक हार्ट के बारे में समझते हैं।
ये मान ली कि हार्ट इस तरीके से है, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही है। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि राइट ऑरिकल में एक जगह पर हम लोग का हार्ट क्या है, मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक मतलब यहाँ पर मसल्स है जो आपको हम लोग को इम्पल्स जनरेट करता है, और इसको जहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं एसए नोड बोलते हैं। और वहीं पर यह एक और कॉर्नर पर यहाँ पर एक और नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड बोलते हैं। तो अब जैसे ही ये रेस्टिंग फेज में पूरा हार्ट नॉर्मल है, किसी तरीके से, जैसे ये एक नॉर्मल लाइन है, इसमें किसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब ये पोलराइज स्टेट में है, रेस्टिंग फेज में है, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे नोड में एक इम्पल्स जनरेट हुआ। इम्पल्स जनरेट हुआ तो वो क्या हुआ, इम्पल्स यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल में गया और राइट ऑरिकल में तो है ही, तो इससे इम्पल्स जनरेट हुआ। ये इस लाइन में एक इम्पल्स जनरेट हुआ, ये एक इम्पल्स जनरेट हुआ। अब ये इम्पल्स जनरेट हुआ तो ये ऑरिकल्स में दोनों तरफ गया, तो ऑरिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब क्या हुआ, सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा, मतलब कि यहाँ पर जो नॉर्मल स्टेट है वो डीपोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरेट होगा उसको बोलते हैं पी वेव। तो पी वेव यहाँ पर से लाइन में जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पी वेव। तो पी वेव में क्या बोल रहे हैं कि दिस इज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब कि ये डीपोलराइजेशन स्टेट में आ चुका। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब यहाँ से आगे जब चलता है तो क्योंकि ये इम्पल्स जो आया है वो आगे ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होगा तब क्या होता है, क्योंकि ये अपने आप को रेस्टिंग कंडीशन में लाना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो ऐसे नोड्स है, ऐसे नोड पहले ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ये जाएगा एवी नोड तक आएगा, सिग्नल आएगा एवी नोड तक। तो एवी नोड तक आएगा और उसके बाद फिर ये एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिस और फिर राइट लेफ्ट बंडल्स और फिर परकेंजी फाइबर तक जाने में, मतलब लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल्स तक, वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में टाइम लगेगा। और ये इम्पल्स एवी नोड तक आ रहा है, उस दौरान क्या होगा कि ये जो पी वेव है वो ग्राउंड होना शुरू करेगा, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है पी आर सेगमेंट्स। ये देखिए फ्लैट लाइन होना शुरू हो गया। अब इस दौरान जैसे ही ऐसे नोड से एवी नोड तक आया है सिग्नल, और एवी नोड तक आया, तब उसी दौरान ये क्या करेगा, बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा, तब वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब डीपोलराइज स्टेट में आएगा। तो उस दौरान पी आर सेगमेंट क्या हो गया, फ्लैट लाइन आफ्टर पी वेव एंड बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो अब सिग्नल कहाँ आ गया है, एवी नोड तक आ गया है। एवी नोड तक आ गया तो वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, और वो चूँकि अब ये सिग्नल यहाँ तक आ गया है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, डीपोलराइजेशन स्टेट में आएगा, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या काम करेगा, पूरे टोटल वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो QRS कॉम्प्लेक्स इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, तो एज कंडक्शन मूव्स थ्रू बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से वो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ जाएगा, फिर परकेंजी फाइबर की तरफ जाएगा, ठीक। और इस तरीके से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या होगा, सिस्टोल होगा, ठीक। अच्छा, उस दौरान ये क्या हुआ कि जो पी वेव तो आ रहा है अपने क्या नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, तो उसी समय एट्रियल जो है वो अपने आप को रीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टी वेव। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एस के बाद आ गया, अब ये क्या होगा, टी वेव की तरफ जाएगा। तो अब ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो क्या करेगा,
कि ये एक फिर से एक वेव जनरेट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टी वेव बोलते हैं। देखिए यहाँ पर टी वेव है, आगे आया और ये टी वेव का फॉर्मेशन किया, मतलब कि टी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अब जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। दैट इज़ कॉल्ड दी वेंट्रिकल डायस्टोल। और डायस्टोल का मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, वो अपने आप को एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। मतलब टी वेव जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो करता है। ठीक है, पीआर सेगमेंट हम लोग समझ गए। अब ये एसटी सेगमेंट क्या है, एसटी सेगमेंट इज द इंटरवल बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल का, फिर रिलैक्स हो रहा है, उसके बीच में फिर से एक ग्राउंड स्टेट में आया। तब इस दौरान क्या हो रहा है कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर जब जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ेगा तो उस बीच में जब आगे जाकर ये इम्पल्स शो करेगा तब तक वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो एसटी सेगमेंट बोल रहा है कि इट इज़ द इंटरवल बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब जो फाइनली बच गया है दैट इज़ क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी इंटरवल क्या है, तो ये यहाँ से देखिए क्यू से लेकर टी तक, तो इसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा और रिलैक्स भी कर रहा है। तो इसलिए क्यू इंटरवल्स को हम लोग बोलते हैं टाइम फॉर बोथ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन टू अकर। ठीक है, मतलब इस दौरान क्या होता है, डीपोलराइजेशन भी हो रहा है और साथ साथ रीपोलराइजेशन भी हो रहा है। अच्छा, तो अब ये तो था टोटल ईसीजी के बारे में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पी वेव जनरेट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड जो है ऑरिकल से कहाँ आएगा, लेफ्ट और राइट ऑरिकल से वो वेंट्रिकल में जाएगा, मतलब ये एम्प्टी हो जाएगा और सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो पी वेव के टाइम में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकुलर के पास आ जाएगा और वो पी वेव सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक, और फिर जैसे ही ये क्यूब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा तब फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कि फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या है, सिस्टोल है, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स। डाई मतलब दूर जाना, ऐसे याद करके रख सकते हैं, डाई मतलब दूर जाना, तो रिलैक्स हो जाएगा, और जब नज़दीक आएगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें सिस्टोलिक कंडीशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग ईसीजी के बारे में देखें। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट में लिख के भेजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू फ्रेंड्स।